नमस्कार, डॉक्टर अजय गंभीर, वैक्सीन इंडिया डॉज से डीएमएस सेक्रेटरी चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और बहुत खुश हो रहे हैं कि रुकावट रुक गई है, बच्चों का कुछ निकलना, पार्क में, घर में, लॉकडाउन बंद हो गया है और हम बच्चों के बचाव की बात कर रहे हैं। अब बच्चों के बचाव में बात करने में सबसे पहले आएगी हम अपना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, एडल्ट्स की वैक्सीनेशन और उसके बाद बच्चों की वैक्सीनेशन। बच्चे 24% अमेरिका की पॉपुलेशन है, 32% पूरे दुनिया की पॉपुलेशन में से है और हमारे देश में ऑलमोस्ट 45% है। यंग पॉपुलेशन ज़्यादा अंडर 18 की, और औसतन वर्ल्ड की 32% जो है वो ग्लोबली जो है हमारे बच्चे हैं। और अभी तक ये देखा गया कि बच्चों में इनका असर कम पड़ रहा है, यानी कि एक बच्चा 3,500 अगर बच्चे इन्फेक्ट होते हैं तो एक बच्चे की डेथ हुई है, जबकि 60 एडल्ट में से एक एडल्ट की डेथ हुई है। तो पहले तो क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारी नेचर की मैगजीन ने दिया कि बच्चे को क्या वैक्सीन की ज़रूरत है। पहले हमने देखना है वो उसको हम कब तक काम करेगी, क्या उसको बचाव करेगी, रिस्पांस आएगा नहीं रहेगा, उसमें सेफ्टी रहेगी नहीं रहेगी। यानी ये सब क्वेश्चन जो आते हैं पहले कि मैं इस रोड पे जाऊंगा, क्या मेरे को रुकावट मिलेगी, क्या मेरे को रास्ता मिलेगा या तंग मिलेगा या मेरे को एक्सीडेंट मिलेगा या मेरा तो एक्सीडेंट नहीं होगा, ये सारे क्वेश्चन बना के क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं। और वो 5 फेज़ में होते हैं, हम 0 फेज़ भी बोलते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, 5 हो गए। 0 फेज़ प्री क्लिनिकल ट्रायल, पहले हम एंटीजन चुनते हैं। एंटीजन चुनने का मतलब है कि हमने पूरा वायरस लेना है या वायरस का एक एलिमेंट लेना है, डीएनए लेना है, आरएनए लेना है, या पूरा वायरस का कैप्सिड लेना है। कोवैक्सीन है, पूरा वायरस है, एडिनो वायरस, और डीएनए उसका हमारा कोविशील्ड में है, और फाइजर की वैक्सीन में एमआरएनए है। तो हमने एंटीजन चुना। माइस या मंकी, 2M याद रखो, माइस या मंकी में इसको डाला जाता है, उसके रिस्पॉन्स देखा जाता है। जैसे मैं उसका रिस्पॉन्स देखता हूँ, इफेक्टिव होता है तो मैं उसको ड्रग कंट्रोलर के पास जाके लाइसेंस लेता हूँ। ड्रग कंट्रोलर मेरे को ट्रायल दे देता है कि आप करिए, रिक्रूट कीजिए, और मेरे को कम पॉपुलेशन में वो करना पड़ता है। सपोज मैंने 100 बच्चों में फेज़ 1 ट्रायल किया, उसमें मैं सेफ्टी देखता हूँ और थोड़ी सी उसका असर देखता हूँ कि क्यों एंटीबॉडीज़ पैदा कर रही है या नहीं कर रही। जब ये होता है तो मैं उसको आगे डिटेल ट्रायल में फेज़ 2 में ले जाता हूँ। सेफ्टी तो चलेगी, अब सेफ्टी के क्राइटेरिया और हो जाते हैं, और ये फेज़ 2 में मल्टीपल ट्रायल होते हैं। यानी कि मैंने बच्चे का ले लिया, 12 से 18 की एक बना ली, तो 12 से 15 एक कर दिया, 15 से 18 एक कर दिया, 2 क्लास बना ली। तो सब ग्रुप में बना लेता हूँ। सब ग्रुप में मैं फर्दर सब ग्रुप बनाता हूँ कि एक को कोविड है, सपोज एक उससे इन्फ्लुएंस्ड है और एक इन्फ्लुएंस नहीं है। ऐसे मैं बच्चे 12 साल से नीचे ले लेता हूँ और उसको मैं 2 साल से 12 साल, 2 से 5 का एक ग्रुप बनाता हूँ। तो इसके सब ग्रुप बना के, अलग अलग ग्रुप बना के इनका हमारा होता रहता है फेज़ 2 में। फेज़ 2 के जो रिज़ल्ट आते हैं, मैं बड़ा सैंपल लेके, अगर मैंने ट्रायल 100 बच्चों से किया है तो फेज़ 3 में 2,000 बच्चे लेके, 2,500 बच्चे लेके, या 3-5 हज़ार जितना भी मेरे को सैंपल मिलता है, तो मैं 10 गुना ज़्यादा सैंपल लेके उसमें ट्रायल देखता हूँ। उसमें सेफ्टी देखता हूँ, उसमें ये देखता हूँ कि रिएक्टोजेनिसिटी कितनी है, इम्यूनोजेनिसिटी कितनी है, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ क्या क्या है आ रही हैं, कोई बच्चे को साइड इफेक्ट तो नहीं होता इमीडिएटली, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में देखता हूँ उसका। क्योंकि पहले मेरा सैंपल सपोज 100 का था, अब मेरा सैंपल 2,000 का हो गया या 3,000 का हो गया, तो मेरे को एक वाइड सैम्पलिंग मिल जाती है। और इसके साथ जो भी मैंने अपने डाइल्यूएंट, सरफेक्टेंट, एडजुवेंट स्टोर कहाँ पे करना है, किस किस टेम्परेचर पे स्टोर करूँगा, तो मैं फेज़ 3 में करता हूँ। तो फेज़ 1 में, फेज़ 0 में एनिमल, फेज़ 1 में ह्यूमन बीइंग, थोड़ा ट्रायल, फेज़ 2 में बड़ा ट्रायल, सब ग्रुप का ट्रायल, फेज़ 3 में जब मेरे को सब मिल जाता है कि मैंने इसी चीज़ से करना है, मैं लंबा ट्रायल करता हूँ। डबल ब्लाइंड स्टडीज़ होती हैं और उसको मैं आगे ड्रग कंट्रोलर से लाइसेंस देता हूँ, और ड्रग कंट्रोलर मेरे को लाइसेंस देता है और उसको मैं पोस्ट मार्केटिंग सर्वे, जब मैंने इंट्रोड्यूस किया उसके बाद भी फॉलो करता रहता हूँ। उसको मैं फेज़ 4 बोलता हूँ। तो कुल मिला के 0, 1, 2, 3, 4, तो 5 स्टेज से इस वैक्सीन को जाना पड़ता है। और ये सारे के सारे आंकड़े ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता,
पीयर रिव्यूड यानी कि एक दूसरे से मिलके देखे जाते हैं, उसको कमेंट किया जाता है और अथॉरिटी में सबमिट किए जाते हैं। अथॉरिटी में एक्सपर्ट बैठते हैं, वो देखने के बाद वो समझते हैं कि ये देश के लिए और हमारे लिए ठीक है या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है, तो वो मॉडिफिकेशन करके उसको लाइसेंस देते हैं। तो ट्रायल होना, डाटा होना, क्योंकि कई चीज़ें डिज़ास्टर भी हो चुकी हैं, ट्रायल्स में के बाद भी डिज़ास्टर हो चुका है, तो ये जो इसलिए एकदम नहीं होती कि वैक्सीन आई और कल मिल जाए। ये पहली बार है कि इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिला हमारे देश में भी और बाहर भी 8-10 महीने में या 8 महीने में या 1 साल में। अदरवाइज़ वैक्सीन को डेवलप करते करते 5 साल लग जाते हैं, क्योंकि हमने नई टेक्नोलॉजी शुरू करी और रैपिड टेस्ट किए और थोड़े से सैंपल कम लेके हमने ब्रिजिंग ट्रायल करके एक देश से का डाटा दूसरे देश में भी किया। ब्रिजिंग ट्रायल होते हैं कि मैंने काम अमेरिका में किया हुआ है या जापान में हुआ है, चाइना में हुआ है, और मैंने इस देश में लाना है। पहले हमारा कानून क्या था कि वही चीज़ मेरे को हमारे ही बच्चों में ट्राई करनी पड़ेगी। अब उसकी ब्रिजिंग कर देते हैं, यानी कि वहाँ के ट्रायल का फ़ेज़ 2 लेके फ़ेज़ 3 यहाँ पे कर देते हैं, और उससे हमारे को जो डाटा निकलता है, टाइम बचता है, हम उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये मैंने आपको सिंपल भाषा में आपको समझाया। और क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सेफ है कि क्या बच्चों को वैक्सीनेशन चाहिए? हाँ चाहिए। तो क्या डोज में चाहिए? क्या बच्चों को रिस्पांस कैसे आएगा? क्या बच्चों का रिस्पांस लंबा रहेगा? उसकी मैं प्रोटेक्शन कैसे देखूंगा? उसमें अंदर सेफ्टी कैसे देखूंगा? उसमें इम्यूनिटी कैसे देखूंगा? ये सारे उस पर करेंगे। धन्यवाद।